बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 वर्क, एनर्जी एंड पावर। फर्स्ट पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे वर्क के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को, नेक्स्ट हम एनर्जी के रिलेटेड, उसकी टाइप्स के रिलेटेड, नेक्स्ट हम टॉपिक कवर करेंगे पावर के रिलेटेड। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं वर्क की डेफिनेशन से। स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है टॉपिक 5.1 वर्क। अब बच्चों, ये वर्क जो सा है ये टॉपिक पूरा एज अ लॉन्ग के तौर पे भी आ सकता है और एज अ शॉर्ट के तौर पे भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से जो कवर करना है, शॉर्ट करेंगे। सबसे पहला डिफाइन वर्क। बच्चों, डिफाइन वर्क में हम क्या करेंगे, वर्क की डेफिनेशन करेंगे, नेक्स्ट उसका फार्मूला लिखेंगे, नेक्स्ट बताएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, और नेक्स्ट एंड पर उसका यूनिट बता देंगे। जी, सबसे पहले थी डेफिनेशन ऑफ वर्क की। वर्क इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क की डेफिनेशन ये कहती है कि वर्क उस टाइम होता है जब हमारे पास दो चीज़ें हों, एक तो हमारे पास फोर्स मौजूद हो और दूसरा उस फोर्स की वजह से कोई चीज़ डिस्प्लेस भी हो, देन हम कहते हैं कि हमने वर्क किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन है जो कि पूरी रात लैपटॉप पर काम करता रहा है, पूरी रात पढ़ता रहा है, तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग उसने कोई भी वर्क नहीं किया। क्यों? कि उसने अपनी फोर्स, अपनी एनर्जी तो लगाई, लेकिन वो स्टिल एक ही जगह पर बैठ के काम करता रहा। वो डिस्प्लेस तो किया ही नहीं, उसने डिस्टेंस तो कवर किया ही नहीं, वो मूव तो किया ही नहीं। तो फिज़िक्स कहती है कि जब दोनों चीज़ें हों, एक तो फोर्स भी लग रही हो और दूसरा वो पर्सन मूव करके भी जा रहा हो आगे, जैसा कि मज़दूर होते हैं, वो सर पे भारी चीज़ उठाकर जा रहे होते हैं, वो अपनी एनर्जी भी लगा रहे होते हैं और मूव भी कर रहे होते हैं। तो फिज़िक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क किया है, लेकिन ये पर्सन जो लैपटॉप पे या पूरी रात स्टडी कर रहा था उसने वर्क नहीं किया। तो अगर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स की कोई ना कोई क्वांटिटी होना, जैसे कि 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, कुछ ना कुछ फोर्स का होना, और उसके साथ कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होना। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जैसा कि ये नीचे बॉक्स वाला एग्जांपल है, यहाँ से समझ लेते हैं। ये दो बॉक्सेस है, एक पर्सन क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और इस बॉक्स को ऐसे मूव करके आगे ले जाता है। तो देखें, इसने फोर्स भी अप्लाई की और इस बॉक्स ने डिस्टेंस भी कवर किया। और आप ये भी देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हुई उसी डायरेक्शन में आगे बॉक्स गया। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाए उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस कर जाए तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया है। तो दो चीज़ें होनी चाहिए थी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होना चाहिए था और एक उस फोर्स की डायरेक्शन में आगे से डिस्टेंस होना चाहिए था। बच्चों, जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन का लफ्ज़ आ जाता है तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसे भी कह सकते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर डिस्टेंस का वर्ड यूज़ करना है तो डायरेक्शन का वर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है। तो ये आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से यहाँ से कर लेनी है। ये बॉक्स वाली एग्जाम्पल थी, ये मैंने आपको समझा दी, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हमने ड्राइव करना है फार्मूला यहाँ से शुरू होगा। वर्क इज इक्वल टू, जैसे कि डेफिनेशन ने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई इसके साथ डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस। फोर्स के लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो एफ होता है, वर्क के लिए डब्ल्यू होता है और डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज़ होता है। तो यहाँ से फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। थर्डली हमने लिखनी थी कि क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर होती है या स्केलर होती है। वर्क जो सी होती है उसका मैग्नीट्यूड तो होता है कि हम कहते हैं हमने 10 जूल्स का वर्क किया है, 20 जूल्स का वर्क किया है, लेकिन कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर क्वांटिटी होगी। तो आपने लिख लेना है, बुक पे लिख ले कि वर्क जो सी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्थ नंबर पर हमने इसका यूनिट मेंशन। यूनिट हम किस तरह से ड्राइव करेंगे ये देखिएगा ज़रा। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो वर्क होता है वो होता है एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से यूनिट ड्राइव करेंगे। बच्चों, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। इसका मतलब वर्क का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर। तो यूनिट में आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि यूनिट जो सा होता है वो होता है न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन मीटर के लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जूल्स का। तो दोनों यूनिट आपने याद रखने हैं, न्यूटन मीटर एंड जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा इसमें से हम सॉल्व आउट करेंगे, जो पेपर पॉइंट उससे इंपॉर्टेंट भी होगा। गिव 2 एग्जाम्पल्स इन विच वर्क डन इज 0। अब बच्चों, हम 2 ऐसी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जिसमें वर्क की वैल्यू 0 आएगी, यानी कि वर्क होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन आपने मेंशन कर लेना है, गिव 2 एग्जाम्पल्स इन विच वर्क डन इज 0।
इसी पेज पर हमें एग्जांपल्स नजर आएंगी, आप यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हैं ये क्वेश्चन को, या फिर आप पेज के ऊपर लिख लें। अब सबसे पहले हम एग्जांपल करेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ वो आपको मैं ऑर्डरली पहले समझाता हूँ, फिर बुक से देख लेंगे। ये एक पर्सन है जो कि एक वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी फोर्स अप्लाई करने से वॉल गिर जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये फोर्स तो अप्लाई करेगा लेकिन वॉल अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स तो लगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो न्यूमेरिकल इस बात को समझते हैं। देखें, फोर्स की वैल्यू तो थी, फोर्स तो उस पर्सन ने लगाई, फॉर एग्जांपल उस पर्सन ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, वॉल तो मूव ही नहीं की। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करता है तो आंसर पूरा का पूरा क्या आता है? 0। इसका मतलब वर्क की वैल्यू पूरी की पूरी क्या आएगी? 0 आएगी। इसका मतलब वर्क तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे लेकिन वो डिस्प्लेस ना हो तो फिर वर्क 0 होता है। बुक से रीड आउट करते हैं। यहाँ से कहते हैं मैन इज़ पुशिंग हार्ड अ वॉल। एक पर्सन है जो कि वॉल को बहुत हार्डली पुश करता है लेकिन वॉल रिमेन फिक्स, वॉल अपनी जगह पर फिक्स रहती है। इन दिस केस द मैन इज़ डूइंग नो वर्क। इसका मतलब ये हुआ इस केस में उस लड़के ने, उस आदमी ने कोई भी काम नहीं किया। तो यहाँ तक आपने एग्जाम्पल लिखनी है। क्वेश्चन आपको बता दिया था, कोई ऐसी एग्जाम्पल दे जिसमें वर्क डन क्या हो? 0 हो। आगे भी सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू हो रही है, ये भी इसका क्वेश्चन भी यही होगा। आप दोनों में से पेपर में कोई भी लिख सकते हैं। देखिए, कहता है इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, जब किसी भी बॉडी पे लगने वाली फोर्स ही 0 हो, एंड द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन बॉडी मूव कर रही है। पिछले केस में फोर्स थी, डिस्प्लेसमेंट 0 थी। इस केस में फोर्स नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है, तो फिर भी वर्क 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स की वैल्यू फार्मूले में 0 पुट कर दें, फार्मूला होता है F क्रॉस S। F की वैल्यू अगर 0 होगी तो पूरा का पूरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, डेरिवेशन करनी है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यानी कि वर्ड का ये वाला फार्मूला निकालना है। तो आपने ऊपर हेडिंग देनी है डेरिवेशन की। हेडिंग कहाँ पे देनी है? हेडिंग आपने बच्चों यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। अब इसकी डेरिवेशन को पहले समझते हैं कि जैसा कि ये देखें ये एक बॉक्स है, और एक बॉक्स को ना एक आदमी ने एक रूप यानी कि एक रस्सी बांधी है या कोई भी धागा आपने बांध दिया, ठीक है, थोड़ा सा मोटा सा हो जिससे ये बॉक्स मूव कर जाए। तो यहाँ पर धागा बांध के फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की जाती है। जैसा कि छोटे होते खिलौने होते थे ना जो ज़मीन के ऊपर चलते थे और आप रस्सी से पकड़ते थे या धागे से पकड़ते थे, तो इस डायरेक्शन में जो है ना वो फोर्स अप्लाई हो रही है। अब देखें, फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी लेकिन जो सब बॉक्स है वो ज़मीन के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। बॉक्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीज़ मूव कर रही हो तो हम क्या करते हैं? कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये आपके पास जो सा ड्रॉ किया ये एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। और आपने देखा कि जो सा बॉक्स है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यानी कि ज़मीन पर ऐसे मूव करके जाएगा, ना कि हवा में मूव करेगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स का कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं एफ कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है उसको कहते हैं एफ साइन थीटा। अब आपने देखा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स यानी कि ये बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ पे कंपोनेंट यूज होगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे। इन दिस केस वर्क इज डन ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इस केस में जो वर्क हुआ है वो फोर्स के सिर्फ कंपोनेंट की वजह से हुआ है। और कौन सा कंपोनेंट? विच इज एक्टिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही थी? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी, और जो बॉडी है वो भी किस डायरेक्शन में मूव की है? इसी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव की है, तो वो वाला कंपोनेंट यूज होगा। अब हमें कंपोनेंट्स का नहीं पता था, उसके लिए हमने रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में। वी हैव द कंपोनेंट एफ कॉस थीटा डेट एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी और इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट था? एफ कॉस थीटा। वही एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हम एफ के साथ यूज करेंगे। फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। अब f के साथ कौन सा कंपोनेंट आ गया? cos थीटा वाला, तो ये आ जाएगा f cos थीटा, और s वैसे ही रहेगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो f s cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है डेरिवेशन वाले पॉइंट में। अगर डेरिवेशन कहेगा w इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा की, तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक मेंशन करनी है, ऊपर हेडिंग देनी है डेरिवेशन की। डेरिवेशन के बाद डिस्कस करेंगे स्पेशल केसेस। पहला केस होगा जब वर्क मैक्सिमम हो, दूसरा केस ये होगा जब वर्क मिनिमम या फिर 0 हो। तो यहाँ से देखें, इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर बुक से बताते हैं आपको। मैक्सिमम के लिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रिप्लेस की जाए जो आंसर जो सा वो मैक्सिमम आए, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 0 डिग्री, क्योंकि बच्चों कॉस 0 के ऊपर वैल्यू देता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1,
और एफ एस जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एफ एस आएगा। इसका मतलब वर्क जो आया वो मैक्सिमम आया। क्यों मैक्सिमम आया? क्योंकि देखिए फोर्स की भी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट की भी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की वैल्यू है तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे उनका भी कोई ना कोई आंसर होगा। तो कोई ना कोई आंसर होने का मतलब ये होता है कि वर्क की वैल्यू क्या आई है? मैक्सिमम आई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि 0 डिग्री क्यों रिप्लेस किया गया? देखें, चलें बुक से समझते हैं। ये तो हमने कर लिया कि cos 0 पुट किया 1 आया और यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस की तो एफ एस आ गया, यानी कि मैक्सिमम आ गया। कहता है यहाँ पर फोर्स और डिस्टेंस जो सी हो रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। जब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में होती हैं तब एंगल यूज होता है 0 डिग्री, और 0 डिग्री जब एंगल यूज हो तब वर्क क्या होता है? मैक्सिमम। जैसा कि बच्चों हमने इस केस में देखा था ना, ये एक बॉक्स था, फोर्स भी इस डायरेक्शन में हो रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा था। जब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में हो तब ही वर्क होता है, अदरवाइज वर्क नहीं होता है। आगे हम देखेंगे क्यों वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो पैरेलल, जब पैरेलल दो चीज़ें होती हैं या दोनों की डायरेक्शन सेम होती हैं तो वर्क की वैल्यू मैक्सिमम आती है, और उस टाइम थीटा यानी कि एंगल कौन सा यूज़ होता है? 0 डिग्री के लिए। पैरेलल के लिए आप वैसे भी याद रखेंगे जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि वर्क कब 0 होता है या मिनिमम होता है। कहता है इस टाइम आपने थीटा की जगह क्या वैल्यू रखनी है? 90 रखनी है। फार्मूला एफ एस कॉस थीटा था, वहाँ पे थीटा की जगह आ जाएगा 90, ये बन जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 जब एफ एस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0। जैसा कि ये देखें 90 वाली एग्जांपल हमने ये दीवार वाली भी देख ली थी कि पर्सन वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा था। अब वॉल तो ऐसे स्ट्रेट खड़ी हुई है ना, लेकिन जो सा पर्सन है वो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहा है, वॉल के ऊपर ऐसे फोर्स जो है ना अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, और वॉल जो है वो ऐसे खड़ी हुई है। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको कहते हैं 90 डिग्री। ये एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का। तो इस टाइम आपने देखा था कि वर्क हुआ ही नहीं था क्योंकि वॉल तो फिक्स थी। इसी तरह से ये एक आदमी है, यहाँ पर सूटकेस लेकर जा रहा है। अब उसने जो है ना ऐसे हैंड से सूटकेस पकड़ा हुआ है। अब आपको पता है जब हैंड से कोई चीज़ पकड़ी जाती है तो फोर्स ऊपर बाजू की तरफ लगती है, हमें दर्द महसूस होती है ना ऊपर जब हमने कोई चीज़ पकड़ी हो, फोर्स ऊपर महसूस हो रही है, लेकिन पर्सन जो है ना वो बैक पकड़ के आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखें फोर्स ऊपर लग रही है, पर्सन आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इस टाइम भी वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा। ये स्पेशल केसेस थे ना कि डिस्प्लेस भी हो रहा है और फोर्स भी लग रही है, लेकिन जब भी एंगल 90 डिग्री का बन जाए तब भी वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये सारा इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि इट इज जस्ट दैट इफ अ पर्सन कैरी द बैग, एक पर्सन है जो कि बैग को कैरी करके लेके जाता है कुछ डिस्टेंस तक, तो वर्क क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जो सी फोर्स लग रही है इस बैग को होल्ड करने के लिए वो ऊपर की तरफ लग रही है, और जो से बॉडी डिस्प्लेस कर रही है वो परपेंडिकुलर कर लिया। जब भी 90 डिग्री या परपेंडिकुलर का वर्ड आ जाए तब वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो आपने ये एग्जाम्पल को समझना है। ठीक है, डेरिवेशन में आपने बस ये 2-3 पॉइंट्स लिखनी है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, cos 90 आ जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, एफ एस 0 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा आंसर 0 आ जाएगा। तो ये अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए। पहला हमने ये डिस्कस किया कि वर्क क्या होता है, उसका फार्मूला, उसकी क्वांटिटी, उसका यूनिट। फिर हमने यहाँ से 2 एग्जांपल देखे जिसमें वर्क डन जो सा वो 0 था। फिर हमने डेरिवेशन की थी जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था और वहाँ से एफ एस कॉस का फार्मूला निकाला था। उसी फार्मूले से आगे 2 स्पेशल केसेस थे। पहला केस था जब वर्क मैक्सिमम होगा, दूसरा केस था जब वर्क मिनिमम या फिर 0 होगा। ठीक है, इस टॉपिक तक आपने यही करना है। ये एंड उसने बताया भी हुआ था कि वर्क जो सी वो स्केलर क्वांटिटी इसलिए हमने पीछे मेंशन कर लिया। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेक्चर में कि कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन क्या होती है, और इसके आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।